मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 12वीं में कविता 2 जिसका नाम क्या है पतंग, और पतंग जो कविता उसके कवि कौन है, आलोक धनवा। हमारे सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं कि हमारी जो आज की कविता है पतंग, उसमें कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर कवि जो आलोक धनवा है वो क्या है, भादों के महीने के जाने के बाद के समय के बारे में हमें बताना चाहता है कि जो भादों का महीना होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश के साथ साथ क्या होता है, हमेशा ठंडी हवाएं चलती रहती है। जब बारिश का महीना चला जाता है, भादों चला जाता है, उसके बाद शरद ऋतु, तो वहां पे शरद ऋतु का आगमन कहीं ना कहीं हो जाता है। शरद ऋतु में जो सर्दी की जो मौसम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। तो जब शरद ऋतु आती है तो जो शरद ऋतु में क्या होता है, जो मौसम होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और शरद ऋतु के आने का जो समय वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जो खरगोश की आंखें लाल होती हैं, ठीक उसी प्रकार शरद ऋतु का जो प्रकाश है वो हमें लाल दिखाई देता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो पतंग, जो शरद ऋतु की ठंडी हवाएं होती हैं और जो साफ मौसम होता है, हर तरीके से जो वातावरण है वो प्रकृति के एक सौंदर्य होता है कि जिसको देखने के लिए सब ललायत हो उठते हैं। और उसमें क्या, जब शरद ऋतु आती है तो जो उसका आसपास का हमारा जो वातावरण होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो जो शरद ऋतु है वो क्या करती है, बच्चों को अपनी ओर पतंग उड़ाने के लिए आकर्षित करती है। कि जो बच्चे हैं वो जो हवाएं अब इतनी अच्छी चलती, इतनी ठंडी होती है, इतनी अच्छी होती है कि जो मौसम है कि बच्चे क्या है छत पर आए और पतंग को उड़ाना शुरू करें। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो पतंग होता है, पतंग के जरिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आसमान को छूना चाहते हैं, वो आसमान की हर बुलंदी को छूना चाहते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में पतंग उड़ रहा होता है, कि जिस प्रकार पतंग उड़ रहा है हम भी क्या है उसी प्रकार अपने जीवन में उड़े या अपनी उम्मीदों को पूरा करें। उसके बाद वो कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो बच्चे जब पतंग उड़ा रहे थे उनको पता ही नहीं होता कि जो हमारे जो पैर हैं वो कहाँ पर हैं, कि जो हमारी जो छत की छोटी छोटी मुंडेरें होती हैं, छोटी छोटी दीवारें होती हैं, उनको उससे गिरने का भी डर नहीं होता। जब अगर वो गिरते भी हैं तो किसका सहारा लेते हैं, जो पतंग की जो डोर होती है उसको वो क्या समझते, अपना सहारा समझते कि हाँ अगर हम गिर भी गए तो जो पतंग की जो डोर है वो हमें थाम लेगी। उसके बाद कवि ने क्या कहा है कि जो पृथ्वी है वो क्या है, जो बच्चों के जो कोमल कोमल पांव होते हैं, आपने भी देखो कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो रुई के समान कोमल होते हैं, कि जिस तरीके से अपने रुई को देखोगे, अगर हम रुई को छूते हैं तो हमें वो सॉफ्ट दिखती है, बहुत ही ज्यादा नरम होती है। ठीक उसी प्रकार के जो पृथ्वी है वो भी क्या चाहते हैं कि मैं इतनी नरम बन जाऊं, इतनी कोमल बन जाऊं कि जो बच्चों के जो पैर है वो उनसे अगर जमीन पर टिके तो उनको दर्द ना हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो कविता है उसमें ऑल ओवर अगर हम मिला के देखें तो जो सिर्फ क्या है बच्चों के पतंग उड़ाने की बात यहाँ पर कही गई है, कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो क्या चाहते हैं कि जब ऐसा शरद ऋतु आए तो जो बच्चे हैं वो एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उमंग के साथ पतंग उड़ाना शुरू कर दें। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं कि हमारी जो कविता आज की वो क्या है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यहाँ पे हम कविता का पैरा करने से पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं कि हमने जो इसमें शब्दार्थ है उनका शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले बौछार, बौछार करती है हवा के साथ वर्षा की झड़ी, कि जब आपने देखा होगा कि जब बारिश आती है और साथ में हवा चलती है तो वो क्या ठंडी ठंडी सी फुहार जो आती है उसको क्या यहाँ पे बौछार बोला गया है। उसके बाद है भादो, भादो में यहाँ पे क्या आता है, बरसात का महीना। आपको पता होगा कि जो भादो महीना होता है उसमें क्या सबसे ज्यादा बारिश होती है। आगे है इशारों से, संकेतों से, मतलब इशारों से क्या, अगर हम किसी को इशारों से बुलाते हैं, संकेतों से बुलाते हैं। सवेरा का अर्थ यहाँ पे है सुबह या प्रातः। शरद का यहाँ पे क्या अर्थ है, शरद ऋतु या फिर प्रकाश। झुंड का यहाँ पे क्या अर्थ है, समूह। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, यहाँ पे कवि क्या भादो महीने का वर्णन करते हुए बताता है
कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, कि जो भादो का महीना होता है उसमें क्या बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसमें क्या हर तरफ क्या काले बादल छाए हुए रहते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि भादो गया, कि जो भादो का महीना था वो बीत चुका है। जो ठंडी हवाओं के साथ जो वर्षा की जो झड़ी लगी हुई थी वो भी अब क्या है समाप्त हो गई है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उसके बाद यहाँ पे कवि क्या कहता है कि सवेरा हुआ, कि भादो के महीने के बाद जाने के बाद क्या है शरद ऋतु का आगमन हो गया। अब यहाँ पे क्या जो कवि है वो शरद ऋतु का आगमन के बारे में बताना चाहते हैं कि जो शरद ऋतु का आगमन है वो कैसा है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी खरगोश को अगर आपने देखा होगा, जो खरगोश की जो आंखें होती है वो क्या होती है लाल होती हैं। तो वहां पे वो कहते हैं कि जो शरद ऋतु का जो मौसम है, जो सुबह आई है वो कैसे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से खरगोश की आंखें लाल होती हैं, कि जो जब भादो के महीने के बाद जाने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो जो सुबह होते हैं, जो प्रातः काल है, जब आपने देखोगे जब सूर्य उदय होता है तो उस टाइम जो सूर्य उदय होता है तो हर तरफ क्या है हमारा जो मौसम है, हमारा जो वातावरण है वो एक लाल रंग का दिखाई देता है। जब सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वो क्या है हमेशा हर तरफ क्या है एक लालिमा छाई होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि खरगोश की आंखें लाल होती हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, कि जो शरद ऋतु का जो आगमन हुआ है वो क्या था भादों के बारिश को पार करते हुए, भादों की बारिश के पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु का जो मौसम है वो आ चुका है, उसका आगमन हो चुका है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ पे अब क्या है वो शरद ऋतु का जो मानवीकरण कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, एक डाकिये के साथ उसका डाकिये के साथ उसकी तुलना कर रहा है, कि जिस प्रकार जो डाकिया होता है आपने देखा होगा कि जब डाकिया डाक देने आता है तो वो अपनी साइकिल पर आता है, तो वो क्या कह रहे थे ठीक उसी प्रकार अपनी नई साइकिल चमकीली साइकिल तेज चलाते हैं, कि जो शरद ऋतु है अपनी जो नई जो साइकिल है उसको क्या उसकी जो गति है वो उसने बहुत ज्यादा तेज कर लिया, ठीक डाकिये की तरह। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, कि जब डाकिया अपनी चिट्ठियां बांटने आता है तो वो क्या है दूर से अपनी जो साइकिल की जो घंटी होती है वो बजाना शुरू कर देता है। उसी प्रकार जो शरद ऋतु है वो क्या है दूर से ही जो उसकी जो हवाएं हैं, जो सुंदर हवाएं हैं, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उसने वो चलानी शुरू कर दी हैं। किसके लिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और वो क्या है जो उसके इशारे हैं, जो उसका मौसम है वो इतना अच्छा है कि वो क्या बच्चों की ओर संकेत करा, बच्चों को अपनी ओर बुलाने के लिए क्या संकेत करा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाने का इंतजार करें कि कब शरद ऋतु का मौसम आए और कब क्या है हम पतंग उड़ाना शुरू करें। कि जो हमारे जो शरद ऋतु है वो क्या है घंटी बजाते हुए कि ठंडी हवाएं चलाते हुए वो क्या करना चाहती है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं ताकि वो उनकी ठंडी हवाओं में पतंग को उड़ा सके। हाँ, आपको ये चीज समझ आई कि उन्होंने जो शरद ऋतु का जो यहाँ पे वर्णन किया गया वो किस प्रकार किया, कि सबसे पहले उन्होंने भादो के जाने की बात कही कि जो भादो का महीना था वो चला गया है, उसके बाद जो सवेरा आया है, जो शरद ऋतु का जो मौसम आया वो कैसा है खरगोश की आंखों के समान लाल है। और जो वो शरद ऋतु है वो किसको पार करते हैं, कि भादो की जो बारिश है उसको पार करते हुए वहां पर आई है और अपनी नई चमकीली साइकिल पर, कि जो भादो का जो महीना है वो जा चुका है और शरद ऋतु क्या उसी प्रकार जिस प्रकार से डाकिया अपनी साइकिल पर आता है। यहाँ पे घंटी बजाते हुए जोर जोर से वहां पे जिस प्रकार डाकिया अपनी साइकिल की घंटी को दूर से बजाते हुए एक इशारा हमें दे देता है कि डाकिया आया है और आपकी जो है डाक वो आगे, उसी प्रकार शरद ऋतु भी क्या है तेज हवाओं के साथ आ रही है, किसको आकर्षित करते हुए बच्चों को आप पतंग उड़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हुए। इसके बाद हमारा दूसरा पैरा है चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कामनी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की कितनी नाजुक दुनिया। कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ करते हैं। मुलायम का अर्थ यहाँ पे क्या है नरम या कोमल, हल्की का यहाँ पे अर्थ क्या है कम भारी वाली, कि जिसमें क्या वजन कम होता है, भार कम होता है,
चीज का यहाँ पे अर्थ क्या है, वस्तु। किलकारियां यहाँ पे क्या आता है, किलकारियों का प्रसन्नता से चिल्लाना, कि खुशी से चिल्लाना। अब हम अपनी कविता का पहला करते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, कि जो शरद ऋतु है वो क्या अपने जो चमकीले हैं, जो अपना उसका सुहाना मौसम है, उसे क्या बच्चों को क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, बच्चों की ओर क्या इशारे कर रही है कि वो उनको बुलाने के लिए, उनको पतंग उड़ाने के लिए वो क्या अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, कि जो शरद ऋतु का जो मौसम है उसमें क्या होता है, आकाश जो है वो बहुत ज्यादा साफ होता है, बहुत ज्यादा जो है वो आकर्षित करने वाला होता है, कि उसमें क्या एक अलग ही चमक होती है, कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि वो जो आसमान है, जो आकाश है, उसको इतना साफ स्वच्छ बना देती है कि जो बच्चों की जो पतंग है वो क्या पतंग ऊपर उड़ सके, कि वो बहुत ज्यादा क्या ऊंचाई पर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे जो कवि हैं आलोक धनवा, वो क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, कि जो पतंग है वो दुनिया की, वो संसार की सबसे ज्यादा हल्की चीज है, सबसे ज्यादा हल्की क्या है वस्तु है, कि दुनिया की सबसे हल्की, कि जो हमारा जो पतंग है, आपने भी देखा होगा कि जो पतंग होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, लाइट वेट होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, कि दुनिया की जो सबसे हल्की चीज है, रंगीन चीज उड़ सके। कि जब आपने देखो कि जब पतंग जब उड़ते हैं वो क्या होता है, अलग अलग रंगों के होते हैं, तो क्या जब हम आकाश में देखते हैं कि हर तरफ क्या हमें क्या दिखाई देता है, कि जो आकाश में क्या रंग बिरंगे जब रंगीन कलर के हमें पतंग दिखाई देते हैं, तो वो जो हमारा जो दृश्य होता है वो कहीं ना कहीं क्या सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आगे वो क्या कहना चाहता है कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। हाँ, आपने देखा होगा कि जो जिस कागज से हम पतंग बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पतला होता है, बहुत ही ज्यादा बारीक होता है। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो सबसे दुनिया का सबसे पतला कागज, कि जिससे पतंग बना होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, कि दुनिया में उससे ज्यादा पतला कागज नहीं हो सकता, कि वो आकाश को इतना साफ स्वच्छ बना देता है कि दुनिया का सबसे पतला कागज आसमान में उड़ सके। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि बांस की सबसे पतली कामनी उड़ सके। आपने देखा होगा कि जब आप पतंग बनाते हैं, पतंग में कागज लगा होता है और जो बीच में जो उसको मतलब कागज जिस पे अटका होता है उसमें बांस की बहुत ही ज्यादा बारीक एक छड़ी लगी होती है, जिससे क्या वो उसका जो बैलेंस है, जो कागज है उसके साथ वो अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, उसको हम बांध भी देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि बांस की सबसे पतली कामनी उड़ सके, कि बांस की जो सबसे पतली, जो सबसे हल्की जो छड़ी होती है वो पतंग के साथ आसमान में उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जब पतंग उड़ेंगे आसमान में, उसके बाद क्या जो बच्चों में जो हर्षवर्धन जो वहाँ पे क्रियाएं वो करते हैं, हर्षवर्धन क्रियाएं में उनके अंदर जो खुशी की जो लहर होती है, बच्चे क्या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब आपने देखोगा वसंत के समय में, जब वसंत पंचमी आती है तो उस समय में क्या होता है, वसंत के आगमन होते ही बहुत सारी जो पतंगे वो आसमान में उड़ना शुरू कर देती है, और उन पतंगों को उड़ाने में बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान सब वहाँ पे क्या उस दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं। तो वहाँ पे वो यही कहना चाहते हैं कि जब पतंग जब आकाश में उड़ती हैं, तो जब पतंग आकाश में उड़ना शुरू करती हैं, उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्या खुशी की लहर तोड़ पड़ेगी। जब बच्चे खुश होंगे तो क्या सीटियां किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और क्या बच्चों की किलकारियों से क्या हर तरफ क्या एक अलग ही जो वहाँ पे दृश्य होगा वो एक अलग ही हमें दिखाई देगा। और वो क्या कहते हैं कि जब पतंग उड़ते हैं, उन पतंगों के उड़ने के साथ साथ तितलियां जो भंवरे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम जो क्या पतंगों से ऊंची उड़ान भर सके। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि पतंगों के साथ साथ तितलियां भी क्या करती हैं, आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं, भंवरे भी क्या आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ साथ वो क्या कहना चाहते हैं कि जब बच्चे खुश होते हैं, बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो उन किलकारियों का आनंद, उन पतंगों को उड़ाने के साथ बच्चों के साथ साथ जवान जो हैं, बूढ़े जो लोग हैं, वो भी क्या उन पतंगों का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्या कवि ने कहीं ना कहीं जो
प्रकृति का जो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही ज्यादा सुहावना है, बहुत ही ज्यादा क्या अच्छा है। तो आपने मुझे आशा है कि आपको जो हमने पहला पढ़ा वो आपको समझ आएगा कि सबसे पहले वो क्या है, आकाश को साफ करना चाहता है, पतंग को उड़ाने के लिए जो पतंग है वो आसमान में दिखाई दे, साफ सुथरा अगर हमारा आसमान होगा तो वो क्या है, जो पतंग है चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर जाए वो हमें दिखाई देगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो पतंग है वो दुनिया की क्या सबसे पतली चीज है, सबसे रंगीन चीज है, और जो कागज है वो सब दुनिया का सबसे पतला कागज है जो हम पतंग को बनाने में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और पतंग कागज के साथ साथ वो क्या, बांस की पतली कामनी, कि जो पतंग कागज के साथ साथ हम पतंग बनाने में एक चीज का और यूज करते हैं वो क्या है, बांस की पतली छड़ी, कि वो क्या है, बांस की पतली छड़ी भी उड़ सके, पतला कागज भी उड़ सके। और जब पतंग उड़ना शुरू करता है तो उससे क्या, सभी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ती है, और वो जब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं। और उन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे क्या है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो जवान हैं, वो सभी क्या वसंत के मौसम में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं।